क्या बात हुई थी सुबह, किस टाइम के फोन आया आप बताओ। सुबह जी 3 तारीख को 7वें महीने की 3 तारीख को 5:30 बजे फ़ोन आया था हमारे पास। अच्छा जयेंद्र कुमार आचार्य का, गुरुकुल नोएडा सेक्टर 115 से। अच्छा जी। वो कह रहे थे जी आप गुरुकुल में आ जाओ, और मुझे सुबह सुबह फ़ोन करने का क्या मतलब, 5:30 क्या बात हुई ऐसी। अच्छा मुझे आप गुरुकुल में आओगे तभी बताएंगे आपको। तो 5:30 बजे हमारे पास कौन सी गाड़ी रखी थी, या फिर लॉकडाउन था कहीं जा भी नहीं सकते थे उस टाइम। तो जी हमने कहा जी कोई गाड़ी भी नहीं चल रही और ना कोई साधन है, और हम ऐसे कैसे आ जाए, आप बात तो बताओ हमें क्या बात हो। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर 10-15 मिनट बाद फिर फ़ोन आता है। उसके बाद में फिर कहता है जी आप चले नहीं हो। बोले चले कहाँ से, अभी कोई गाड़ी साधन थोड़ी नहीं चलने, हम एकदम से सलप मार के आ जाएंगे, जो हमारी पर्सनल गाड़ी है हमारे पास। नहीं नहीं मैं पैसे देता हूँ आपको, ATM कर दूंगा, पेटीएम कर दूंगा, और गाड़ी वाले से मेरी बात। बेटा मम्मी का बैग जा जा मम्मी के पास, इधर आ जाओ पास। अच्छा बोल जी मैं ATM से पैसे डाल दूँ गाड़ी वाले के, आप तुरंत आ जाओ। स्कूल वाला बोलेगा बात। हाँ जी, वो जो जयेंद्र कुमार आचार्य जहाँ का वो हेड है, वो प्रिंसिपल जो बोलते हैं। बोल जी मैं उसमें गाड़ी वाले के पैसे मैं दे दूँगा, आप तुरंत आ जाओ। फिर हमने दोनों ने डिस्कस की ऐसी क्या बात हो गई, वो सुबह सुबह बुला रहा है। फिर जी हम जैसे करके गाड़ी वाले से बात की, गाड़ी वाले से जैसे महावीर चौक के आसपास सुबह सुबह गाड़ी थी भी नहीं, पर हम जाके देखा वो गाड़ी आके लगी हुई है। उस गाड़ी वाले को बताया सिचुएशन भी ऐसे, पता नहीं बच्ची की तबीयत ख़राब है क्या है, हमें जाना पड़ेगा और ना हमारे पास किराया है। बोल जी पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा आपको गाड़ी में, बगैर पेट्रोल पर गाड़ी जाएगी नहीं। बोल जी हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं, और आप बात कर रहे हो। उनसे वो फ़ोन पे बात करवाई, उन्होंने जी मैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दूँगा, इनको लेके आ जाओ फटाफट जितनी हो जाए। फिर वहाँ जाने के बाद जी जैसे पहुँचते हैं, वहाँ गेट के ऊपर आचार्य खड़ा, दूध वाला जो दूध सप्लाई करता है इनका, उनको आचार्य बोलते हैं। वो जैसे वो हमें अंदर ले लिया, हमारे ड्राइवर को बाहर ही छोड़ दिया, भैया आप अंदर मत जाओ, आप बाहर रहो। हमें अंदर ले लिया और ड्राइवर को बाहर छोड़ दिया। जैसे हम ऑफिस में पहुँचे, वहाँ आचार्य बैठे थे और 2-3 जी बाहर के बंदे, यंग बंदे बुला रखे थे, और 1-2 जैसे आचार्य वगैरह और भी थे, 7-8 बंदे थे वहाँ पे। तो हम अंदर जाने के बाद बताने लग गए कि बताओ बैठो। मैं बैठे तब आप बताओ तो सही, सुबह से फ़ोन कर रहे हमारे पास, तब से हमारा ये समझ नहीं आ रहा, आप बता नहीं रहे क्या बात है, कौन से बच्चे के साथ क्या बात हो गई। बोला आप बैठो फिर बताते हैं, पानी वाणी पियो। पानी वाणी तो नहीं, आप बताओ जो बात। फिर आचार्य जी ने बताया, जो जयेंद्र कुमार जी ने, आपकी बच्ची डिप्रेशन में चल रही है, ये है वो है, 2-3 दिन से। मुझे ऐसी कोई बात नहीं, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, मुझे लड़ाई झगड़ा तो छोटा मोटा सबको होता है, कि कोई बात नहीं यार, बच्चों को 18 तारीख को आपके पास छोड़ गए हैं मेडिकल बनवा के, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। बोला आपकी बच्ची ने ऐसा कुछ कर लिया जो आप सोच नहीं सकते। तो जी हमारी मैडम ने थोड़ा सा ऐसा लगा कि पता नहीं क्या बात है, कौन से बच्चे के साथ क्या, नाम भी नहीं बता रही स्पष्ट। और फिर इसके पास एक ही मोबाइल था, मेरे पास था ही नहीं। वो मोबाइल मुझे देने लग गई, अगर कोई बात हो तो पापा के पास लुहारू फ़ोन कर देना, मैं लुहारू भी आया हूँ जी, मेरे मम्मी पापा हैं नहीं यहाँ पे गांव में। तो जी वो मुझे फ़ोन देने लग गई। बीच में से वो 2-3 बंदे थे जो जिम वगैरह जो करते थे हत्ते कट्टे, उन्होंने बीच में ही फ़ोन हमारा छीन लिया। और जी हमारी बात सुनो, फ़ोन वोन अभी हमें दो, बात बाद में करना। तो फिर जयेंद्र कुमार आचार्य कहते हैं जी आप उनको बोलते हैं भाई इनको दिखा के लाओ पंडित जी को। जैसे मुझे लेके जाते हैं अंदर कमरे में, तो वहाँ जाने के बाद मैं देखता हूँ अगर मेरी लड़की फांसी की लटकाई हुई है पंखे से, और उसकी हाइट काफ़ी मतलब 12-13 फुट की थी, और वो खुद फांसी लगा नहीं सकती जी, मैंने पूरा देखा है। और उसकी इतनी हाइट नहीं थी, ज़्यादा हाइट थी उस पंखे की ज़्यादा हाइट थी। हाँ जी। अच्छा। तो उसमें फांसी लगा रखी है, डबल चुन्नी बांध रखी है तरीके से, जैसे पूरा प्लान बना रखा है उन्होंने, कैसे बांधी है जी वो उनको पता है। तो फिर उसके बाद मैंने देखा तो उसके जैसे ये छाती के बटन टूटे हुए थे, और ये सलवार गोडों तक आई हुई थी, और पूरा मतलब ऐसा करके लटका रखा था। पहले उसके साथ कोई गलत काम किया है, और फिर उसको कुछ खिलाया पिलाया है। पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था जी पूरा शरीर, तो उसको कुछ खिलाया पिलाया गया है, और फिर उसके बाद में उसको फांसी की लटका दिया गया। ना मेरी बच्ची को कोई पोस्टमार्टम हो, ना मेरी बच्ची की कोई पुलिस कंप्लेंट हुई। घर पे नहीं आई आपकी बेटी? मेरी बेटी की यहाँ तक के मेरी बेटी की लाश मेरे गांव तक भी नहीं आई कि उसको अपने गांव की मिट्टी तक नसीब हो जा। हम 5 घंटे से नोएडा पहुँचे हैं। आप एक बात बताइए, नोएडा के अंदर पुलिस अधिकारी नहीं है क्या?
नोएडा में पुलिस प्रशासन नहीं है क्या? वो एक छोटा सा स्कूल थोड़ी ना है, गुरुकुल चला रखा है बंदे ने, 2-2 गुरुकुल है उसके, बड़ा आचार्य है, संस्था जुड़ी हुई है उससे। उसके गुरुकुल में 200 लड़कियां एक पढ़ती है, लड़कों के गुरुकुल में 200-250 लड़के हैं। अगर उसके गुरुकुल में किसी बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है, उसका फर्ज है कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूं और माता पिता को बुलाऊं कि बच्चा सीरियस है। और मेरे बच्चे की फांसी लगा रखी उन्होंने, और मेरे को फोन करने की बजाय वो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया उन्होंने, और मेरे को बुलाया उन्होंने धोखे से, मेरे को दबाव दिया, मेरे को परेशान डाला, मेरे बच्चों को दोनों को धार पर रखा उन्होंने। वहाँ पर बगैर पुलिस बुलाए, बगैर पोस्टमार्टम मेरी बच्ची का दाह संस्कार करने का राइट उसके पास कहाँ से आया? उसने पैदा किया था क्या मेरी बच्ची को? ये सरकार ने एक बड़े आदमी को ही हक दे दिया क्या कि तू कुछ भी कर, पोस्टमार्टम मत करवा, बिना पुलिस कंप्लेंट दाह संस्कार कर, पीछे से हम सुलट लेंगे? ये एक आदमी का हाथ नहीं है, मैं किलकी मार के कहती हूँ, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है। जो मेरी बच्ची का दाह संस्कार हुआ है बिना पोस्टमार्टम के, क्योंकि अगर मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम होता तो पता नहीं कितने गंदे चेहरे निकलते गुरुकुल के, और वो अभी भी निकलेंगे। अगर सीबीआई जांच बैठती है तो वो अभी भी निकलेंगे, और पता नहीं कितनी बच्चियों की दबी हुई चीखें निकलेंगी वहां पर। कितनी बच्चियों के साथ ये शोषण किया है उन्होंने, जिसके माता पिता गरीब हैं, दबाव से कैसे भी करके वो डर गए, छुप गए, उनको धमकाया, डराया, कैसे भी दबा दिया। कम से कम उन बच्चियों को न्याय मिलेगा कि मेरी बच्ची के, मैंने सोच रखा थी मेरी बलि चढ़ जाए, पर मैं मेरी बच्ची को न्याय दिलाकर रहूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ साथ शायद उन बच्चियों को भी न्याय मिल जाए जिनके साथ ये सब हुआ है और हो रहा है, वहाँ पर अभी तक भी हो रहा है ये सब। अगर बच्चियाँ पढ़ाई में कमजोर हो जाए, कुछ हो जाए, तो टीचर थप्पड़ मार सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। अगर लड़कियों को गुरुकुल से बाहर लेके जा रहे हैं, 10-10 लड़कियों को, 5-5 लड़कियों को आने के बाद नीम की डंडियों से मारा जा रहा है, किस वजह से मार रहे हैं वो? ये गुरुकुल से बाहर लेके जा रहे हवन कराने के लिए। हमने हमारी बच्चियां हवन करवाने के लिए भेजी है क्या वहाँ पर? हमने हमारी बच्चियां पढ़ाने के लिए भेजी है, हवन कर कोठियों में हवन के लिए नहीं भेजी हमने हमारी बच्चियां। अरे हवन करते, शास्त्री करते, पंडित करते, लड़कियां कब से, कन्या कब से हवन करने लगी? और उसके बाद बच्चियां जब गुरुकुल में आती है तो सीमा मैडम खुद नीम की डंडियों से मारती है लड़कियों को। क्या वजह है? जब बच्ची हवन करके आती है तो उसमें ऐसी क्या घटना होती है जो नीम की डंडियों से मारा जाता है बच्चियों को? वहाँ पे बच्चियों का मेडिकल कराओ, पता नहीं कितनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है वहाँ पर, और कितनी बच्ची सहन कर रही, जो विरोध कर रही है उसको मार दिया जाता है, जो सहन कर रही है उनको जिंदा है वो। मैं तो यही कहती इस प्रशासन से, या तो अपने आप को लानत दो, चूड़ी पहन पहन के बैठ जाओ, या फिर उस गुरुकुल की तहकीकात कराओ अच्छी तरीके से सीबीआई जांच से। जो एक बच्ची की नहीं, पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है वहां पर। इससे ज्यादा अगर तुमसे कहूंगी तो भी कोई फर्क नहीं, और ना कहूंगी तब भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि सुनने वाला एक बार में सुन लेता, नहीं सुनने वाला क्यों तो कितने ही पत्थर मारे जाओ वो नहीं सुनता है। क्योंकि आज 1.5 महीना हो गया, हर मीडिया में, हर चैनल पे, हर न्यूज चैनल पे आ रही है ये, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने पहली मेरी ट्वीट डाली थी जब योगी जी ने मेरी ट्वीट किया था मेरी वीडियो पे कि मैं इस माँ के साथ हूँ। आज योगी जी कहाँ चले गए? इस माँ के साथ थे, 1.5 महीना हो गया, वो आरोपी क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं? कहाँ गए योगी जी? कहाँ गए खट्टर जी जो कहते थे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा में नारे लगवाते थे? कहाँ गए खट्टर जी और कहाँ गए योगी जी जो अब तक बच्चियों के लिए खड़े नहीं है? ये सिर्फ रईस आदमियों के लिए खड़े हैं क्या? रईसों के बच्चों के लिए है क्या? या सुशांत सिंह राजपूत के लिए है सीबीआई जांच? किसी गरीब की बच्ची के लिए सीबीआई जांच नहीं है, किसी कन्या के लिए नहीं है। क्या कहूँ मैं आप सबसे? इससे अच्छा इस कुर्सी को छोड़ के अपने घर बैठ जाओ, अपने औरतों के पल्ले में छुपकर। मैं कहती हूँ, सभी नेताओं से कहती हूँ ये, क्योंकि एक माँ दर्द उठ रहा है यहाँ पर। मेरी बच्ची को मारा गया, उन्होंने मेरी बच्ची के साथ गलत किया है, इसलिए दर्द है। अगर तुम में किसी में जोर है तो आओ लड़ो मेरे से, मारो मेरे को, पर मैं ऐसे चिल्लाऊंगी, ऐसे नेताओं को गाली दूंगी जब तक मेरी बच्ची के लिए कोई इंसाफ के लिए खड़ा नहीं होगा, जब तक मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हर नेता की तरफ से मैं मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगी। नेता लोग मुर्दाबाद, नेता लोग मुर्दाबाद, खट्टर सिंह मुर्दाबाद, योगी जी मुर्दाबाद। मैं नारे लगाऊंगी हर जगह, क्योंकि वो बच्चों के लिए नहीं खड़े होते। अरे मेरी 14 साल की बच्ची मरी, किसी को दर्द नहीं है क्या? किसी के दिल में दर्द नहीं उठता क्या बच्ची के लिए? क्या एक रईस के लिए दर्द उठता है क्या? किसी को कहने का कोई फायदा नहीं, सबने मिट्टी लेके बैठे, सब मिट्टी लेके।
किसी से कुछ नहीं कहा जा सकता। उस गुरुकुल में ही दाह संस्कार करवा दिया जाए। हाँ जी। भंगेल गांव है गुरुकुल के पास में, एक भंगेल गांव, उसके शमशान घाट में बच्ची की पुलिस कोई प्रशासन विधि नहीं आया? विधान नहीं, कोई कुछ नहीं। इस तरीके से मेरी बच्ची, अरे उसने जन्म लिया था एक परिवार में, उसका गांव था, उसकी मिट्टी थी, सब कुछ था, परिवार था, गरीब था, तो क्या हुआ था, उसका सब कुछ कर सकता था। हमारे साथ इतनी जोर जबरदस्ती हुई है वो मुझे नहीं है, पर अब भी मेरी बच्ची को न्याय दिलवा दो, न्याय दिलवा दो, यही गुहार लगा रही हूँ मैं, और तो कुछ नहीं मांग रही इस प्रशासन से, सिर्फ एक न्याय की तो गुहार लगा रही हूँ। फिर भी क्यों नहीं सुन रहा ये प्रशासन मेरी पुकार। 16 तारीख आई उसके 8वां महीना में भी, इसने 15 साल की हुई है। इस 16 तारीख में उसका जन्मदिन था। जन्मदिन तो जी, उस जन्मदिन पे मम्मी मेरे लिए यो लेके आई है, मम्मी मैं ऐसी ड्रेस लेके आऊंगी, मम्मी मेरे लिए यो बनवाई है, मम्मी मेरे खातिर यो धो के आई, मम्मी आप मेरे जन्मदिन पे जरूर आओगा ना। उस जन्मदिन पे मैं मेरी बेटी को केक तक नहीं काट सकी, क्योंकि यह विधि विधान में